बरगारी रायगा चैप्टर 558। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। इस लम्हे सुनहरी रोशनी करीब आई और उसके हाथ पर मौजूद खूनी फॉर्मेशन से टकरा गई। एक दबी हुई धमाके की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही खूनी फॉर्मेशन टूटा और सुनहरी रोशनी के जर्रात याओसी सुए के जिस्म में दाखिल हो गए। याओसी सुए खुद पर काबू नहीं रख सकी, इसलिए उसने खून का एक बड़ा घूंट थूका। उसकी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी उसके जिस्म में दाखिल होने वाली सुनहरी रोशनी से लड़ने के लिए पागलों की तरह हरकत करने लगी। एक बार जब सुनहरी रोशनी जिस्म में दाखिल होती है तो ये मेरिडियंस और गोश्त को बहुत नुकसान पहुंचाती है। सिर्फ सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके ही इसे रोका जा सकता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बेअसर कर देते हैं। अगर तुम और पहले वाला शख्स नहीं मरते तो इसका मतलब है कि तुम केव में दाखिल होने के अहल हो। दरमियानी उम्र के आदमी की आवाज़ पानी की तरह पुरसुकून थी। याओ सी सुए ने ये सुनने के बाद लोटस पोजीशन में बैठ गई और अपनी तमाम तवज्जो अपने जिस्म के अंदर मौजूद सुनहरी रोशनी को बेअसर करने पर मरकूज कर दी। वो अपने जिस्म के अंदर होने वाले वाकयात पर इतनी मरकूज थी कि उसने उन सर्द आंखों को नहीं देखा जो उसे देख रही थी। सुनहरी रोशनी की खिलाफ मुज़ाहमत के सबसे अहम लम्हे में एक साया प्लेटफॉर्म के नीचे खला से मीटियोर की तरह निकला। इस शख्स ने घास की टोपी पहनी थी, बिजली की तरह तेजी से हरकत की और एक पल में प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। वो बिल्कुल नहीं रुका जब उसने हाथ बढ़ाया और याओसी सुए का बैग ऑफ होल्डिंग उड़ गया। उसी वक्त उसका दाया हाथ आगे बढ़ा और याओसी सुए की भवों के दरमियान इशारा किया। इस लम्हे याओसी सुए ने अचानक अपनी आंखें खोली और सदमे से भर गई। वो बचना चाहती थी, लेकिन वो इतनी तेज नहीं थी, इसलिए उसने बेबसी से देखा कि उंगली उसकी भवों के दरमियान लगी। एक तबाहकुन ताकत उसकी भवों के दरमियान वाली जगह से उसके अंदर दाखिल हुई और उसकी मेरिडियंस में हरकत करते हुए उन्हें तबाह करती गई। उसी वक्त उसके जिस्म में बाकी मांदा थोड़ी सी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी इस तबाहकुन ताकत से बिखर गई। इसकी वजह से और अभी वाले हमले की स्वॉर्ड एनर्जी की ताकत से याओसी सुए ने खून थूका और 30 फीट पीछे गिर गई। जब वो जमीन पर गिरी तो ग्रे गैस की एक लकीर उसकी भवों के दरमियान नमूदार हुई, लाइफ सील में बदल गई और उसके पूरे जिस्म को घेर लिया। याओसी सुए अपने मुंह के कोनों से निकलने वाले खून को कंट्रोल नहीं कर सकी जब उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, वोंग लिन! मरना चाहती हो? इतना आसान नहीं। साय से एक सर्द आवाज आई। पतले साय ने घास की टोपी उतारी। ये वोंग लिन था। याओसी सुए की आंखों में सदमा इंतहाई शदीद था। वोंग लिन का नमूदार होना मुकम्मल तौर पर उसकी तवक्कुआत से बाहर था। अगर वो जिंदा भी था तब भी उसे शदीद जख्मी होना चाहिए था और इस तरह यहाँ नमूदार नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा उसने पहले अपना डिवाइन सेंस फैलाया था और उसका कोई निशान नहीं मिला था। वोंग लिन का एक्सप्रेशन न्यूट्रल था जब उसने याओसी सुए को देखा। जो कुछ भी हुआ उसने चुपके से प्लान किया था। जिस लम्हे उसे पता चला कि ये आखिरी प्लेटफॉर्म है, उसने मंसूबाबंदी शुरू कर दी थी। उसने याओसी सुए को मुकम्मल तौर पर बेवकूफ़ बनाने के लिए डिमोनिक आइडियल इस्तेमाल करने का खतरा मोल लिया, ताकि उसे यकीन हो जाए कि वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा है। फिर जिस लम्हे स्वॉर्ड एनर्जी उसके जिस्म में दाखिल हुई, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने जिस्म के अंदर मौजूद सेलेस्टियल क्रिस्टल को तोड़ दिया। उसने आर्मी कैंप में 3 दिन याओ सी सुए से मिली सेलेस्टियल जेड्स का 1/3 हिस्सा सेलेस्टियल क्रिस्टल में तब्दील करने में सर्फ किया, ताकि एक गैर मुतवक्का सूरत-ए-हाल पैदा कर सके। जब सेलेस्टियल क्रिस्टल टूटा तो बड़ी मिकदार में सेलेस्टियल एनर्जी खारिज हुई। आमतौर पर जब इतनी ज़्यादा सेलेस्टियल एनर्जी खारिज होती तो उसे कल्टीवेशन के लिए बैठना पड़ता, और अगर वो ज़रा सी भी गलती करता तो उसकी मेरिडियंस बड़ी मिकदार में सेलेस्टियल एनर्जी से मुतासिर हो जाती। ताहम जब स्वॉर्ड एनर्जी उसके जिस्म में दाखिल हुई तो सेलेस्टियल एनर्जी ने स्वॉर्ड एनर्जी को बेअसर करने का बहुत अच्छा काम किया। फिर उसने फौरन अपने मंसूबे के मुताबिक अमल किया और प्लेटफॉर्म पर वापस चुपके से आने से पहले वो घास की टोपी पहन ली जो युनक्वेजी ने उसे दी थी। इस घास की टोपी में बड़ी मिकदार में रेस्ट्रिक्शंस थी, और देखते हुए कि युनक्वेजी मिड स्टेज असेंडेंट कल्टिवेटर था, उसके खजाने कुदरती तौर पर बहुत ताकतवर थे। इस घास की टोपी का असर डिवाइन सेंस को छुपाने का था, और वोंग लिन ने इसे पहले भी कई बार बहुत अच्छे नताइज के लिए इस्तेमाल किया था। जब तक दूसरा शख्स असेंडेंट स्टेज तक ना पहुंच गया हो, उनके लिए उसे डिटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं था। याओ सी सुए ये सब कैसे जान सकती थी? वोंग लिन ने याओ सी सुए का बैग ऑफ होल्डिंग पकड़ा और पुरसुकून लहजे में कहा, साथी कल्टिवेटर याओ, हम फिर मिले। हालांकि वो याओ सी सुए से बात कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र पत्थर के दरवाजे के सामने मौजूद दरमियानी उम्र के आदमी की तरफ गई। दरमियानी उम्र के आदमी की नज़र अभी भी पुरसुकून थी, जैसे उसके सामने कुछ भी मौजूद ना हो।
याओ सी सुए ने अपने दांत पीसे और कहा, तुम कमीने हो। वोंग लिन हल्का सा मुस्कुराया। बहुत से लोग थे जो उसे कोसते थे, लेकिन जीतने वाला सही होता है और हारने वाला गलत। ये कल्टीवेशन वर्ल्ड का उसूल था और वोंग लिन ने इसे हमेशा याद रखा है। वो मुस्कुराया। साथ ही कल्टीवेटर याओ ने मुझे नकली गोली दी और यहाँ दाखिल होने के खतरे को छुपाया। मैं बस थोड़ा बदला ले रहा हूँ। मेरी इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे बाप ब्लड एंसेस्टर को इस बारे में पता चला तो तुम यकीनन मर जाओगे, चाहे तुम ऑल सीयर के डिसाइपल ही क्यों ना हो। इसके अलावा मैंने यहाँ आने से पहले ब्लड सोल पिल एक्टिवेट की थी। याओ सी सुए का चेहरा खून के किसी निशान के बगैर बहुत जर्द था। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा जबकि तुम्हारे पास खुद को जिंदा करने के लिए ब्लड सोल पिल्स है। इसे इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें पहले मरना होगा। इसलिए मैं तुम्हारे पूरे जिस्म को सील करने के लिए एक स्पेल इस्तेमाल करूंगा। अब जबकि तुम्हारे जिस्म में कोई सेलेस्टियल एनर्जी बाकी नहीं रही, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कैसे मरोगी। वोंग लिन ने एक मुस्कुराहट दिखाई और उस मुस्कुराहट में तारीकी की झलक थी। याओ सी सुए का चेहरा जर्द था और उसके जिस्म में कोई ताकत नहीं थी। जैसे वोंग लिन ने कहा था, उसके जिस्म में कोई सेलेस्टियल एनर्जी बाकी नहीं रही और उसकी मेरिडियंस टूट चुकी थीं। आमतौर पर वो इस हालत में मर जाती, लेकिन उसके जिस्म पर लगी सील उसे जिंदा रखने के लिए मुसलसल लाइफ फोर्स की लहरें भेज रही थीं, जिसने उसे जिंदगी और मौत के इस चक्र में फंसा दिया था। उसकी जिंदगी और मौत इस चक्र में फंस गई। मुझे सिर्फ तुम्हें एक जगह सील करने की जरूरत है, ताकि तुम जिंदगी और मौत के दरमियान फंसे रहते हुए हजारों साल की तन्हाई बर्दाश्त कर सको, लेकिन मरने के काबिल न बन सको। अगर तुम खुद को मारने के लिए अपनी जबान काटने की कोशिश भी करो, तो तुम्हारी पेशानी पर लगी सील की वजह से ये मुमकिन नहीं होगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम ब्लड सोल पिल के साथ कैसे जिंदा रहोगी। वोंग लिन की आवाज पुरसुकून थी और जब ये याओ सी सुए के कानों में पड़ी तो इसने उसका एक्सप्रेशन शिद्दत से बदल दिया। जैसे ही वोंग लिन ने वो अल्फाज कहे, वो प्लैनेट सुजाकू के बारे में सोचे बिना ना रह सका, जब उसकी कल्टीवेशन जाइंट डीमन एंसेस्टर और श्वेमॉय कल्टीवेटर ने तबाह कर दी थी। एक बेकार शख्स बनने के बाद उसे डाकुओं ने पानी की कैद में फेंक दिया था। वहां उसे एक औरत का ढांचा मिला था जो नामालूम मुद्दत से सील किया गया था। वोंग लिन ने दिल ही दिल में सोचा, इस दुनिया में हर चीज का एक चक्र है। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए और याओसी सुए के सामने खड़ा हो गया। फिर उसका हाथ उसके सीने की तरफ बढ़ा। याओसी सुए ने अपना होंठ काट लिया और उसकी आंखों ने घना किलिंग इंटेंट और जिल्लत जाहिर की। इस नज़र का वोंग लिन के लिए कोई मतलब नहीं था जब उसका हाथ आगे बढ़ा। तलाश करते हुए उसने फौरन उसके जिस्म की नरमी महसूस की। ये कहना पड़ेगा कि याओ सी सुए एक नादिर हसीना थी और उसका रुतबा भी ऐसी चीज थी जो लोगों को मुतासिर करती थी। वो ब्लड एंसेस्टर की बेटी थी, इसलिए आम तौर पर वो सबसे ऊपर होती थी, लेकिन आज वो यहाँ गिर गई। वोंग लिन ने एक ऐसी मुस्कुराहट दिखाई जो मुस्कुराहट नहीं थी। जब उसने उसे चेक किया और जब उसने अपना हाथ वापस निकाला तो उसने 3 बैग्स ऑफ होल्डिंग पकड़े हुए थे। उसकी आंखों में जिल्लत शदीद थी। जब उसने वोंग लिन को घूरा, अपने दांत पीसे। उसने कई सालों तक कल्टीवेशन की और अपने कंबारे जिस्म की हिफाजत की। उसने पहले कभी किसी मर्द के साथ इतना करीबी ताल्लुक नहीं रखा था। बैग्स ऑफ होल्डिंग को रखने के बाद उसने कहा, साथी कल्टीवेटर याओ, क्यों ना हम एक मुआहदा करें। याओ सीशुए ने वैंगलिन को घूरा और एक लफ्ज नहीं कहा। वैंगलिन हल्का सा मुस्कुराया। मेरा इरादा है कि तुम्हें तब तक सील करूं जब तक तुम्हारी जिंदगी खत्म ना हो जाए, लेकिन इस डीमन स्पिरिट लैंड में 500 साल की वक्त की हद है। इसलिए मैं तुमसे सवाल पूछूंगा और हर सवाल के जवाब के लिए 50 साल कम कर दूंगा। कैसा रहेगा? याओ सीशुए ने एक गहरी सांस ली और कुछ देर सोचा। फिर उसने सर्द महरी से पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो? वैंगलिन हंसा और कहा, तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। याओ सीशुए ने सर्द महरी से वैंगलिन को देखा और स्नॉट किया। पूछो। अगर तुमने झूठ बोला, अगरचे मैं अभी शायद ना जान सकूं, लेकिन मुस्तकबिल में जान लूंगा, उस वक्त मुझे तुम्हें तुम्हारी सील से आजाद ना करने का इल्जाम मत देना। पहला सवाल, तुम इस केव में दाखिल होने के लिए इतनी पुरज़्म क्यों हो? वैंगलिन का सवाल होशियाराना था, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें शामिल थीं। याओ सीशुए ने अपना सर घुमाकर पत्थर के दरवाजे को देखा। पत्थर के दरवाजे के नीचे मौजूद दरमियानी उम्र के आदमी का एक्सप्रेशन अभी भी पुरसुकून था। मैं बस दाखिल होना चाहती हूँ, कोई वजह नहीं है। तुम ये अपने ऊपर खुद लाई हो। वैंगलिन की आंखें सर्द हो गईं और उसके हाथ ने सील्स बनाई, रिस्ट्रिक्शंस बनाए जो जमीन पर गिरे और एक रिस्ट्रिक्शन सर्कल बनाया। जैसे जैसे वक्त गुजरा, वैंगलिन ने ज्यादा से ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस बनाए और जमीन पर रिस्ट्रिक्शन सर्कल ने काली रोशनी छोड़ना शुरू कर दी। ये सब करने के बाद वैंगलिन ने याओ सीशुए को पकड़ा और सर्कल में फेंक दिया।
उसके दाएं हाथ ने एक सील बनाई और उसने आहिस्ता से कहा, सील। एक लफ्ज के साथ रिस्ट्रिक्शन सर्कल तेजी से सिकुड़ा और याओ सीशुए को घेर लिया। तकरीबन एक पल में इसने एक रिस्ट्रिक्शन स्फीयर बना लिया। वैंग लिन ने अपना हाथ हिलाया जिससे गोला सिकुड़ा और उसके बैग ऑफ होल्डिंग में उड़ गया। ये सब करने के बाद वैंग लिन पत्थर के दरवाजे के सामने मौजूद दरमियानी उम्र के आदमी की तरफ मुड़ा और कहा, क्या मेरे पास दाखिल होने की अहलियत है? दरमियानी उम्र के आदमी का एक्सप्रेशन अभी भी पुरसुकून था जब उसने आहिस्ता से कहा, तुम दोनों ने मिलकर 3 स्वॉर्ड एनर्जी अटैक्स बर्दाश्त किए, इसलिए तुम कुदरती तौर पर दाखिल होने के अहल हो। ताहम केव के अंदर हर चीज मास्टर ने सील कर दी है, इसलिए अगर तुम सील नहीं खोल सकते तो ये बेफायदा है। वैंगलिन ने अंदर जाने में जल्दी नहीं की, बल्कि कुछ देर सोचा और पूछा, ये किसका केव है? मास्टर का केव। तुम्हारा मास्टर कौन है? मास्टर मास्टर है। तुम्हारा क्या मतलब है मास्टर कौन है? वैंगलिन ने दरमियानी उम्र के आदमी को देखा। कुछ देर सोचने के बाद उसने पूछा, इससे पहले 11 प्लेटफॉर्म से सुनहरे निशान क्या थे? एक हिफाजती स्पेल था, लेकिन मास्टर के केव सील करने के बाद कोई मरकजी कंट्रोल नहीं रहा, इसलिए गार्डियंस ने अपनी बहुत सी ताकत खो दी, वरना तुम दोनों यहाँ तक पहुँचने के काबिल ना होते। वैंगलिन की आंखें रोशन हो गईं और उसने पूछा, अगर कोई और 3 स्वॉर्ड एनर्जी अटैक्स बर्दाश्त कर सके जब मैं अंदर हूं, तो क्या उन्हें केव में जाने की इजाजत होगी? अगर तुम केव के अंदर कोई सील तोड़ सको तो तुम्हें केव में दाखिल होने का हक मिल जाएगा। उसके बाद केव खुद ब खुद सील हो जाएगा और किसी और को अंदर जाने की इजाजत नहीं देगा जब तक कि तुम मर ना जाओ। वैंगलिन ने दोबारा पूछा, ये केव लातादाद सालों से है, क्या कोई और पहले यहाँ दाखिल हुआ है? हाँ, लेकिन वो सब मर चुके हैं। मैं इस जगह से कैसे निकलूं? एक सील तोड़ो और तुम निकलने के काबिल हो जाओगे। वैंगलिन ने सोचा, वो जानता था कि अगर वो मजीद पूछेगा तो केव स्पिरिट वाकई मजीद नहीं बताएगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने सवाल पूछना बंद कर दिया और पत्थर के दरवाजे में दाखिल हो गया। पत्थर के दरवाजे में दाखिल होने के बाद वैंगलिन के सामने जो नमूदार हुआ वो महलों के ग्रुप्स थे जो किसी फानी बादशाह के शाही महल जैसे लग रहे थे। वो सीधा एक महल के सामने वाले दरवाजे पर नमूदार हुआ। एक हल्की सी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी ने इलाके को घेर लिया। उसने एक गहरी सांस ली और फौरन ताज़ा दम महसूस किया। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन फौरन अपना सर झुकाकर जमीन को देखा। जमीन सब्ज पत्थरों से बनी हुई थी और इंतहाई हमवार थी। वैंगलिन ने जमीन को छूने के लिए घुटने टेके और उसका एक्सप्रेशन फौरन अजीब हो गया। सेलेस्टियल जैड। वैंगलिन ने अपना डिवाइन सेंस फैलाया और उसे फौरन पता चला कि आसपास का इलाका सीलिंग रिस्ट्रिक्शन से घिरा हुआ है। उसका डिवाइन सेंस तकरीबन उसी लम्हे वापस आ गया जब उसने इसे फैलाया था। यहाँ की तमाम इमारतें सेलेस्टियल जैड से बनी हुई हैं। वैंगलिन सेलेस्टियल जैड के लिए बहुत हसास था और अब कि सब कुछ इससे बना हुआ था, वो एक गहरी सांस लिए बिना ना रह सका। बदकिस्मती से इन सब पर बहुत ताकतवर सील्स हैं, वरना मैं यकीनन इन सबको खोद निकालता। वैंगलिन ने अफसोस भरी नज़र से सेलेस्टियल जैड रोड को देखा। उसके सामने तकरीबन 100 फीट दूर एक विशाल पिल फर्नेस थी। पिल फर्नेस पर उसके बाजू की मोटाई जितने कुछ सुराख थे और उनसे सफ़ेद धुएं की लहरें निकल रही थीं। पिल फर्नेस से कई 100 फीट आगे 3 मंजिला लॉफ्ट था। वैंगलिन आगे बढ़ा, पिल फर्नेस के पास रुका और सुराखों के अंदर देखा। फर्नेस के पैंदे में पानी का एक गड्ढा था और सफ़ेद धुआं इस गड्ढे से निकल रहा था। मैं इस जगह में दाखिल होने वाला पहला शख्स नहीं हूँ। शायद पहले इस पिल फर्नेस के अंदर पिल्स थीं और उन्हें किसी ने ले लिया। वैंगलिन की आंखें तंग हो गईं जब उसने पिल फर्नेस को देखा। इस पर एक रिस्ट्रिक्शन सील थी, लेकिन ये टूटी हुई हालत में थी। ये वाज़ेह तौर पर किसी ने बहुत पहले तोड़ दी थी। आसपास गौर से देखने के बाद वैंगलिन लॉफ्ट की तरफ बढ़ा। वो लॉफ्ट के सामने रुका और इसे देखा। लॉफ्ट सील था और इस तक पहुंचने वाली तीनों सीढ़ियों पर भी सील थी। ये ऑल इन वन सील है। एक बार रिस्ट्रिक्शन एक्टिवेट हो जाए तो ये लॉफ्ट के अंदर और बाहर हर चीज को रिस्ट्रिक्शन बनाकर पूरे लॉफ्ट को सील कर सकता है। सील करने का ये तरीका कदीम ज़माने में भी बहुत नायाब था। मेरी पढ़ी हुई कुछ किताबों के मुताबिक दर्ज है कि ये तरीका सेलेस्टियल रेल्म से आया था और इसे सेलेस्टियल रिस्ट्रिक्शंस कहा जाता है। वैंगलिन ने आसपास देखा और बुड़बुड़ाया, ये केव सेलेस्टियल रिस्ट्रिक्शन से भरा हुआ है। क्या ये वाकई किसी सेलेस्टियल का केव हो सकता है? इस बारे में सोचते हुए वैंगलिन और भी मोहतात हो गया। अगरचे इसके सामने लॉफ्ट पर रिस्ट्रिक्शंस पहले ही किसी ने तोड़ दिए थे, लेकिन वो अपने आसपास एहतियात से चेक करने के बाद ही कदम उठाता। लॉफ्ट की 3 मंजिलें थीं और वैंगलिन मोहतात मुशाहिदे के बाद ही ऊपर कदम बढ़ाता। अगरचे इसमें काफ़ी वक्त लगा, लेकिन इसने वैंगलिन को लॉफ्ट के अंदर तमाम रिस्ट्रिक्शंस को वाज़ेह तौर पर देखने का मौका दिया।
ये लॉफ्ट मुकम्मल तौर पर खाली था, यहाँ तक कि एक मेज और कुर्सी भी बाकी नहीं थी। अगर जमीन पर निशान ना होते जो ये जाहिर करते कि पहले वहां मेजें और कुर्सियां थीं, तो वैंगलिन को ये ख्याल ना आता कि उन्हें ले लिया गया है। वैंगलिन ने खुद का मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि किसी सेलेस्टियल के केव में कुर्सियां और मेजें भी आम नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये समझ में आता है कि उन्हें ले लिया गया है। ये 3 मंजिला लॉफ्ट मुकम्मल तौर पर खाली था। वैंगलिन को अंदर बिल्कुल कुछ नहीं मिला और तमाम रिस्ट्रिक्शंस पहले ही टूटी हुई थीं। ताहम जब उसने करीब से देखा तो उसे पता चला कि ये रिस्ट्रिक्शंस सब एक ही शख्स ने नहीं तोड़ी थीं, कम से कम 3 मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किए गए थे। तरीकों में से एक ने कदीम रिस्ट्रिक्शंस का इस्तेमाल किया था और इंतहाई बारीक बीनी का था। इस तरीके से टूटी हुई रिस्ट्रिक्शंस प्लम ब्लॉसम यानी आलू बुखारे के फूल की शक्ल में बिखर जाती थीं। वैंगलिन ने ये तरीका पहले कुछ कदीम रिकॉर्ड्स में देखा था, इसे 18 प्लम ब्लॉसम रिस्ट्रिक्शन कहा जाता था। यहाँ की अक्सर रिस्ट्रिक्शंस इस तरीके से टूटी हुई थीं, ये वाज़ेह तौर पर एक ही शख्स ने किया था। ये रिस्ट्रिक्शन कदीम कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत मशहूर थी, लेकिन ये ऐसी चीज़ थी जो बहुत कम लोग सीख सकते थे। यहाँ तक कि डिसाइपल्स भी अपने रुतबे के हिसाब से ही सीख सकते थे। ज़्यादा से ज़्यादा एक डिसाइपल सिर्फ 9 रिस्ट्रिक्शंस तक सीख सकता था। सिर्फ सेक्ट मास्टर ही 18 रिस्ट्रिक्शंस तक सीख सकता था। जैसे ही वो जाने वाला था, वैंगलिन की आंखें अचानक तंग हो गईं। उसने जमीन पर उन निशानों को देखा जो जाहिर कर रहे थे कि मेज़ें और कुर्सियां हिलाई गई हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।